नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बालोदा बाजार से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिक सेवाओं के लिए आसान बनाने के लिए और भी ज्यादा आपको बताते चलें कि सेवा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और जहां इस प्लेटफॉर्म पर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और भू नक्शा सहित 441 से अधिक सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराई गई हैं। जानकारी यह भी देते चले कि इससे नागरिकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, तो वहीं अब वे घर बैठे या फिर नजदीकी लोक सेवा केंद्र से भी ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी यह भी दे दें कि पहले जहां ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर केवल 86 सेवाएं ही उपलब्ध थी, तो वहीं अब सेवा सेतु के माध्यम से 54 नई सेवाओं और 329 रीडायरेक्ट सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है ताकि तकनीक का लाभ भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों के सेवा सेतु के प्रभावी संचालन पर निर्देशों को जारी किया है, जिससे कि नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सके। अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के द्वारा धान सहित कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी किए जाने पर आभार व्यक्त किया। जहां उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में है और इससे कृषि क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद अर्पित किया। फसलों जी, भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत से फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। धान का भी एमएसपी बढ़ा है, इससे हमारे अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठकों में बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यकर्ता अक्सर अपने अनुभव और समस्या साझा करते रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कई बार नक्सली हिंसा में अपने ही कार्यकर्ताओं को खोने का दर्द भी पार्टी को सहना पड़ता है और जिनकी श्रद्धांजलि भी बैठकों में उनको दी गई। तो वहीं आपको बताते चले कि उनका कहना है कि बस्तर क्षेत्र के लोगों में अब अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां वे विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों को सकारात्मक प्रतिक्रिया उन पर दे रहे हैं। तो वहीं लघु वनोपज आधारित विकास योजनाओं को लेकर भी आभार को प्रस्तावित किया जा रहा है। साथ ही साथ नेताओं ने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। तो बस्तर और भाजपा की कार्य समितियों में पहले जब बैठा करते थे तो बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपनी पीड़ा बताया करते थे। अनेक बार ऐसे हुए कि हमको हमारे ही किसी कार्यकर्ता को नक्सली उत्पीड़न के कारण श्रद्धांजलि देनी पड़ी थी। आज जब हम फिर से भाजपा की कार्य समिति में बैठे हैं तो आज हम नक्सल उन्मूलन की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि हम अपने ही घरों में जब नहीं जा सकते थे, अब जाकर के हम अनेक दिन घर पर बिताकर वापस आए हैं। उन गांवों में जहां जाना कभी मुश्किल हुआ करता था, उन गांवों तक हम चले जा रहे हैं। वहां पर जनता आज ये कहती है, मेरे से भी ये प्रत्यक्ष बात हुई है इस विषय पर, कि हमको ये लग रहा है कि देश अभी आजाद हुआ है। वहां पर मड़ई मेले में बड़ी रंगत आ गई है। और बस्तर में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि बस्तर का विकास लघु वनोपज के आधार पर होगा, इन सारे ही विषयों को लेकर के आज एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से आभार और अभिनंदन किया गया है। स्टैंडिंग ओवेशन हुआ है और सबने खड़े होकर के अपने स्थान पर तालियां बजा करके और नक्सल उन्मूलन के इस महाअभियान की पूर्णता के लिए हमारे नेतृत्व को आभार व्यक्त किया। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हालिया चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले समर्थन के लिए वे मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और जहां उन्होंने कहा कि जनता का यह विश्वास पार्टी की नीतियों और विश्वास कार्यों को और भी मोहर लगाता है, जिससे कि वे जिम्मेदारी के साथ
निभाएंगे। तो वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों को गति देने के लिए भी निरंतर काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर भी विशेष फोकस का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दिशा देश की पहचान को और भी मजबूत करने वाली है। चुनाव में आहूत की गई है। कल पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप की बैठक हुई। आज 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक में हमेशा की तरह एक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। वह राजनीतिक प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया, जिसमें लगातार चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, फिर नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में, इन सब के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कार्य समिति ने कृतज्ञता व्यक्त की है और इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त किया है कि जिन संकल्पों को लेकर, जिन वादों को लेकर आपने हमें आशीर्वाद दिया है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उन मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 9 विधानसभा के उपचुनाव, गुजरात के नगरीय निकाय के चुनाव, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सीटों के साथ पहली बार सरकार बनी है, वहीं आसाम में लगातार तीसरी बार एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आसाम में पहली बार अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी है दोबारा और केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीती है। वोट का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। तमिलनाडु में भी उसी तरह से हमारे वोट के प्रतिशत बढ़े हैं। 9 उपचुनाव हुए, उनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी जीती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायपुर से ही है, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती हैं और इसमें पार्टी की नीतियों व आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन कटौती की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि इससे न केवल आर्थिक बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जहां सांसद ने कांग्रेस के द्वारा शासन व्यवस्था और नीट की पेपर लीक को लेकर भी आरोप लगाए, तो वहीं आपको बताते चले कि उनकी ओर से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उनको खारिज किया गया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सामान्य प्रक्रियात्मक बैठक साल भर चलती रहती है और इसीलिए अभी चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अब आने वाले समय के लिए संदेश देने के लिए, आने वाले समय के लिए कार्यक्रम तय करने के लिए और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज हो रही है और इस बैठक में 3 महीने के, 6 महीने के और अगले 1 साल के जो कार्यक्रम है वो तय किए जाएंगे और इसमें क्योंकि जिलाध्यक्ष तक के लोगों को बुलाया जाता है तो उनके माध्यम से जिलों में भी पूरा संदेश पहुंचाया बैठक में आप शामिल नहीं हुए थे तो क्या बदलाव? देखिए, ये परिवर्तन का जो समय है वो हमेशा चलते रहता है। 10 साल तक मैं कोर ग्रुप में रहा हूँ, अब नए लोगों को लिया गया है, सामान्य प्रक्रिया। नहीं कोई जिम्मेदारी आपको? मैं भी सांसद हूँ, लोकसभा की 5-5, 6-6 कमेटियों में हूँ और पार्टी जब भी जो जिम्मेदारी देती है, काम सब थी, उसको मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा।
रायपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल का कहना है कि पूरा देश वैश्विक महामारी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री के संदेशों को जनता गंभीरता से ले लेती है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जो भी अपील या सुझाव देते हैं उस पर देशवासियों का भरोसा और समर्थन रहता है और अधिकांश लोग उसका पालन करते हैं। मंत्री ने आगे यह भी कहा कि संकट की घड़ी में सरकार का उद्देश्य लोगों को सही दिशा देना है और जहां स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास भी करना होता है। उन्होंने कहा यह भी संकेत दिया कि सरकार की नीतियों और निर्णयों का उद्देश्य जनहित और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जी देखिए, पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे अवसर पर वैसे तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं, पूरे देश की जनता उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करती है, उनके बातों पर अमल करती है और हम मंत्री लोगों का तो वैसे नैतिक कर्तव्य भी है कि अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को मानकर कार्य करें। मैं वैसे व्यक्तिगत पहले से ही बहुत कम काफिले में चलता हूँ। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक हालातों को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि वर्तमान समय में दुनिया कई प्रकार की चुनौतियों और युद्ध जैसे माहौल से गुजर रही है। उनका कहना है कि ऐसे हालात में देश को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होता है और जहां राष्ट्रीय एकता और सतर्कता बेहद ही जरूरी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर देशों पर भी पड़ता है, इसलिए भारत को मजबूती और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के सामने आने वाली हर चुनौती का समाधान मिलकर और संगठित रूप से ही संभव है और जिसमें सरकार और जनता दोनों की अहम भूमिका होती है। मैं सोचता हूँ कि देश के सामने जिस प्रकार का संकट इस समय युद्ध की चारों तरफ जिस प्रकार के वातावरण उस समय जो कमियाँ हैं देश को मजबूती से उसको फेस करना और उसमें भी मैं सोचता हूँ कि भारत की ये महानता है कि जो 65 में अन्न की शॉर्टेज पड़ी और अमेरिका ने PL-48 का युद्ध बंद किया था लाल बहादुर शास्त्री के एक आह्वान पर देश के सारे लोगों ने सोमवार का व्रत प्रारंभ किया जो आज भी जारी है। इसका मतलब ये कि भारत में ये एक विशेषता है कि अगर नेतृत्व कभी आह्वान करता है सारा देश के साथ जोड़ता है। 62 के आक्रमण में नेहरू जी ने जो कुछ भी अनुभव किया चीन के आक्रमण के कारण, लेकिन उन्होंने कहा कि देश की सेना के लिए आप सब लोग दान करो। तो लोगों ने अपने पहने हुए गहने भी और सोना और जो कुछ सामान दे सकते थे देते। तो देश की जनता की मानसिकता है कि संकट के समय हम सब एक होकर के देश के स्वाभिमान के मुकाबला करें। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के द्वारा राष्ट्र के संत श्री श्री 108 रविशंकर का 70वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जानकारी देते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत स्टेडियम के पास गुरुजी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन तो वहीं पुष्पमाला अर्पित कर किया गया और उसके बाद सदस्यों ने जेल में जाकर कैदियों के साथ सत्संग किया, जहां भजन गाए गए तो वहीं प्रसाद का वितरण भी किया गया, जिससे कि पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया। तो वहीं आपको बताते चले कि शाम के समय आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और जिसमें कि सदस्यों ने गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अवतरण दिवस की शुभकामनाएं दी तो वहीं भोग भी अर्पित किया गया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने मिलकर घर से लाया गया भोजन एक साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खनिज विभाग के द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में तहसील लवन के ग्राम तिल्दा में स्थित महानदी क्षेत्र में निरीक्षण किया गया और जहां मौके पर अवैध उत्खनन और परिवहन तो नहीं पाया गया, लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए बनाया गया रैंप मिला है, जिसे जेसीबी मशीन से हटाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है ताकि आपको बताते चले कि भविष्य में रेत की चोरी की संभावना को रोका जा सके। तो वहीं निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सरपंच के द्वारा ट्रैक्टर चालकों से रेत भरने के एवज में 200 रुपए
प्रति ट्रैक्टर वसूले जाते हैं और जिस पर कि विभाग ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए जिला पंचायत और संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। और इससे पहले भी 29 अप्रैल को की गई जांच में अवैध रेत के परिवहन में शामिल 4 ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए थाना लवन में सुपुर्द किया गया था। खनिज अधिनियम के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई लगातार जारी है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां भांसी थाना क्षेत्र के ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में खतरनाक तरीके से ट्रक चला रहे चालक को पुलिस ने धर दबोचा। जहां आपको बताते चले कि इस दौरान ट्रक वाहन को जब्त करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने वाहन चालक पर 11,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जहां दंतेवाड़ा पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद आम जनता से यातायात नियमों का पालन करने और ड्रिंक एंड ड्राइव से दूर रहने की अपील की ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां नो वेंडिंग जोन में अवैध ठेले लगाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जानकारी देते चले कि कलेक्टर कार्यालय और कोर्ट जाने वाले मार्ग पर नियमों की अनदेखी पर जबरन ठेले लगाए जाने के बाद दो पक्षों में आपसी वर्चस्व को लेकर झगड़ा हो गया और जहां इसी दौरान मारपीट की स्थिति बन गई तो वहीं लाठी डंडे चलने लगे और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार दुकान लगाने की होड़ में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और जहां नो वेंडिंग जोन में लगातार हो रही अवैध गतिविधियों को लेकर स्थानीय व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो वीडियो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अंबिकापुर का है, जहां आपको बताते चले कि दो पक्षों के बीच में घमासान की तस्वीरें सामने आई हैं और जहां ठेले वालों के आपसी विवाद के चलते मारपीट में यह पूरे तरीके से तब्दील हो गया। जहां आपको बता दें कि हालांकि इस मामले में अभी किसी तरीके की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। हालांकि यह जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जहां ठेले वालों के बीच का यह विवाद हिंसक रूप तब धारण कर लेता है जब दोनों पक्षों के बीच में वर्चस्व को लेकर खासतौर पर यह घमासान होता हुआ नजर आया। जहां आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे भागते हुए नजर जो युवक हैं वो इसमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और जहां दोनों पक्षों के बीच में जमकर लात घूसे चले और जहां यह वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। अब खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां भवतारा गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनके 2 पोते पोतियों सहित परिवार के 4 सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी गई। आपको जानकारी देते चली कि सभी पर उनके घर के अंदर धारदार हथियार से हमला किया गया और जिससे कि इलाके में पूरे तरीके से सनसनी फैल गई और जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची तो वहीं जांच को भी शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शुरुआती जांच में हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान को लेकर विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। जहां पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का भी गठन किया गया है और जहां जांच को तेज कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जांजगीर चांपा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इलाके में सनसनी फैल गई है तो हर कोई इस हत्या के कांड को देखकर स्तब्ध है कि आखिर किस तरीके से 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और जिसमें कि अभी तक इस बात का सुराग नहीं लग सका है कि आखिर किन कारणों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि आपको यह बताते चले कि मौके पर पुलिस तत्परता के साथ साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है और जहां तमाम बॉडीज को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए पुलिस ने आगे भेज दिया है तो वहीं मामले की तहरीर को दर्ज करते हुए मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार इसमें तमाम एंगलों से इस मामले की जांच जारी है क्योंकि अभी तक भी इस मामले में इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि आखिर किन कारणों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये भवतरा गांव है, थाना शिवरी नारायण क्षेत्र में। उसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 लोगों की हत्या, एक ही परिवार के लोगों की हत्या हुई है
और अभी मौके पर आकर एफएसएल की टीम ने भी विजिट किया है और डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और अभी जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खुद के ओकर बड़े पापा, ओकर बड़े अम्मा, ओकर भाई है दूजन, खुद के 4 मिल के हो है 4-3 मर्डर है, कम न है। एक आदमी नहीं मार सकत। हाँ, आओ वो लड़का छूट के आई जो मर्डर करी, ओकर पूरा छुरी फांसी के ओकर तुरंत सजा होना। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।